सी भी जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। बहू, मेरी चाय। आज चाय देने की बारी छोटी बहू शांति की है। किसी न किसी को तो बाबूजी को चाय नाश्ता देना होगा ना। क्यों? पार्वती भाभी भी तो घर पर है, वो क्यों नहीं दे देती? दुनिया की सब बहुएं एक ही जैसी होती हैं। साहब, ये सादा लिफाफा नहीं है, ये रजिस्ट्री से भी अहम है। ये आपको किसी ने 30 बरस पहले लिखा था। लखनऊ में नवाबगंज में अपनी हवेली और सारा साजो सामान आपके नाम कर दिया है। भैया हम करोड़पति बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया? सच कह रहा हूँ। पार्वती, मैं सोच रहा हूँ पैसा मिलते ही ना हम लोग लखनऊ चले जाएं, वहीं पे कुछ काम कर लेंगे और रहने के लिए हवेली तो है ही, उसकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा है कि बाबूजी ने सुबह मुझे खत पढ़ने के लिए कहा और मैंने वो खत क्यों नहीं पढ़ा। अब खत पढ़ने का और खुशखबरी देने का सारा क्रेडिट वो पूनम और शशि ले गए ना। लेने दो ना क्रेडिट उन्हें। घर का बड़ा बेटा मैं हूं और बड़ी बहू तुम, तो पहला हक तो हमारा ही बनता है। हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाबूजी को कितना बुरा लगा होगा कि मैं उनका एक खत नहीं पढ़ सकी। अब खुद को कोसने से क्या फायदा? सुबह बाबूजी की चाय किसी ने नहीं दी, उस समय ख्याल रखना चाहिए था। सुना है बाबूजी ने चाय और नाश्ता बाहर नुक्कड़ के होटल में किया है। आप ना मुझे ही दोष देंगे। कल शांति की बारी थी, वो सुबह जल्दी उठकर बाबूजी को चाय और नाश्ता नहीं दे सकती थी। जब देखो सर्विस का बहाना लेकर निकल जाती है। अरे सर्विस के साथ साथ घर भी तो देख सकती है। सर्विस कर रही है, हम पर कोई एहसान नहीं कर रही। पार्वती, तुम घर की बड़ी बहू, बाबूजी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ज्यादा तुम्हारी है ना कि उनकी। घर की बड़ी बहू, इस घर में मुझे बड़ी बहू कौन समझता है बताइए जरा। वो पूनम और शांति रत्ती भर इज्जत नहीं करती मेरी, हमेशा मेरे खिलाफ बातें करती रहती हैं। मैं कहूँगी पूरब तो वो कहेंगी पश्चिम। ये कोई बात हुई भला? हमेशा हवा में उड़ती रहती है वो शांति। अपने आप को ग्रेजुएट समझती है, मैं भी 12वीं पास हूँ। पार्वती, ग्रेजुएशन और 12वीं पास में बहुत फर्क है। आपको भी तो मैंने कितनी बार कहा है कि यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहाँ से मेरे लिए एक फॉर्म ले आना कि मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी, लेकिन नहीं, आपके कान पर ना जू नहीं रखती। तो मैं ही फॉर्म क्यों लाऊं? तुम जाके खुद ले आओ। हाँ हाँ, मैं वही करूंगी, खुद ही जाकर ले आऊंगी फॉर्म। डायरेक्ट बीए के एग्जाम दूंगी और ग्रेजुएट बनकर दिखाऊंगी। लेकिन अब पढ़ने की जरूरत क्या है तुम्हें? अब तो तुम ऐसे ही करोड़पति हो जाओगी। अरे घर में बैठो, ऐश करो, ऐश। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ये बताइए, हमारे हिस्से कितने रुपए आएंगे? 4-5 करोड़ तो आएंगे। अरे वही तो कह रहा हूँ कि पैसे लेंगे और लखनऊ चले जाएंगे, वहीं पे कुछ धंधा करेंगे। रहने के लिए हवेली तो है ही। अरे बार बार हवेली का जिक्र मत करो, जो भी करना है ना खामोशी से करो बस। सही कह रही हो। चलो अब सो जाते हैं, भाई सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ, मुझे भी सुबह ना जल्दी उठना है। तुम्हें क्यों? मैंने सोच लिया कि बाबूजी को कल से चाय और नाश्ता मैं ही दूंगी। अरे वाह, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। भाई आखिर तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होने ही लग गया है। अरे मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना शुरू से था। आपको बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी का एहसास कौन सा है? बाप से कैसे बात करते हैं आपको पता है? बड़े आए मेरी खामियां निकालने वाले। हाँ सुबोध, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी ने मुझसे खत पढ़ाने के लिए कितनी मिन्नतें की थी। कमबख्त मैं ही मॉल जाने की जल्दबाजी में उन्हें मना करके चली गई। तुम्हारे में समझ तो कुछ है नहीं, तुम सिर्फ अपने मन की करती रहती हो। सुबोध, मुझे क्यों लगता है कि बाबूजी उस खत का राजदार सिर्फ मुझे और तुम्हें बनाना चाहते थे। देखो, पूनम और पार्वती भाभी का बर्ताव उनके साथ जैसा है, उससे वो वैसे भी कितने नाखुश रहते हैं, और मैं सर्विस करते हुए भी उनका कितना ख्याल रखती हूँ ना। रहने दो, रहने दो। आज चाय देने की बारी तुम्हारी थी और तुमने दी नहीं, और मैंने सुना है कि उनको घर में किसी ने चाय नहीं दी,
और इस वजह से उनको बाहर नुक्कड़ पे जाके चाय पीनी पड़ी। अब छोड़ो ना वो सब, जो हुआ सो हुआ। अब तुम देखना, कल से मैं बाबूजी का कितना ख्याल रखूंगी। उनके चाय नाश्ते का, उनके खाने का, सबका ध्यान रखूंगी। बेचारे बाबूजी। अच्छा सुबोध, ये बताओ हमें कितनी जमीन जायदाद और कितने रुपए मिलेंगे? यही कोई कम से कम 4 से 5 करोड़। 4-5 करोड़? माय गॉड, इतने रुपए तो मैंने देखे भी नहीं है। लेकिन सुबोध, ऐसा ना हो कि इतने सारे पैसे देख करके इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे पड़ जाए। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और देखना मैं ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि ये इनकम टैक्स वाले भी है ना चक्कर खा जाएंगे। ऐसा कुछ मत करना कि मैं भी देखती रह जाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी जान हो, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा सुबोध, पैसे मिलते ही ना हम सबसे पहले अपना एक अलग घर लेंगे। तुम पागल हो रही होगी? ये घर छोड़ के हम जाएंगे तो वो संदेश भैया और शशि दोनों इस पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? वो तुम सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है ना? लेकिन सुबोध, एक अच्छी सी कार जरूर लेंगे। तुम्हारी वो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल कितनी गंदी आवाज करती है। हाँ बाबा हाँ, पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं अच्छी कार खरीदूंगा। तो कौन सी कंपनी की कार लेंगे? अरे वो छोड़ो ना, कोई सी भी ले लेंगे। लेकिन कार छोटी ही लेना, ज्यादा बड़ी मत लेना, वरना वो पार्वती भाभी और पूनम बस हमारी गाड़ी में ही चिपकी रहेंगी। तुम शांति हमेशा ऐसी बातें करती हो क्या? उनको पैसे मिलेगा तो वो कार नहीं लेंगे क्या? वो भी कार खरीदेंगे, अच्छी कार खरीदेंगे, वो लोग भी घूमेंगे। वो और कार? अरे वो लोग जब होटल जाती हैं तो वेटर को टिप तक नहीं देती, कंजूस। कार खरीदेंगी। मैंने सोच लिया है, पैसे मिलने के बाद में सबसे पहले कार खरीदेंगे और उसके बाद में हम लोग कश्मीर घूमने जाएंगे, ठीक है ना? अब जागते हुए सपने देखना बंद करो और सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। क्यों? अरे बाबूजी को चाय नाश्ता जो देना है। अरे लेकिन चाय देने की बारी कल तो पार्वती भाभी की है। नहीं 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 नहीं, मैंने सोच लिया है, कल से बाबूजी का चाय और नाश्ता की जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा अच्छा, आपने बराबर से मालूम किया ना? अब बाजार का भाव क्या है और सरकारी भाव? गुड। देखिए खेती की जमीन है, भाव तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है भाई। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। हाँ नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फोन करूंगा, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, शुक्रिया। भाई फिलहाल तो शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है, हैं? चलिए फिर मैं करता हूं आपको फोन। ओके ओके ओके। अरे भाई पूनम, कहाँ हो? यही आपके पास। अरे वाह, तुम मेरे पीछे क्या कर रही थी? आपकी बातें सुन रही थी। सुन ली? अब सुन तो ली, मगर कुछ खास समझ नहीं है आप किससे बात कर रहे थे और क्या। अरे लखनऊ में एक ब्रोकर है मेरी पहचान का, उसी से बात कर रहा था। पर वो क्या कह रहा है अभी? अरे मैं उससे ये मालूम कर रहा था कि लखनऊ में जहां बाबूजी की जमीन है ना, हाँ। उस जमीन का भाव क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि सरकारी भाव कुछ 1 एकड़ का 3 लाख के आसपास है और गैर सरकारी यानी बाजार का जो भाव है वो उसका दुगना है। हाँ, इस तरह हमारी जमीन कुछ 6 करोड़ की हो जाएगी। हमारे हिस्से में कितना आएगा? 2 करोड़ तो आएंगे ही। 2 करोड़? हाँ, और हवेली का जो साजो सामान है उसकी कीमत कुछ 10 करोड़ के आसपास होगी अगर हम उसे बेच दें तो। ये सुनो, अगर वो बिक गया तो 3 करोड़ और आएंगे, मतलब कुल मिला के हमारे हिस्से में 5 करोड़ होंगे। 5 करोड़? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। अगर वो आइडिया कामयाब हो गया ना तो सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में हो सकती है। क्या बात कर रही हो? वो कैसे? तुमने 2 बरस का एग्रीकल्चर कोर्स किया था पूना से। हाँ। और पूरा होने से पहले तुम यहाँ चले आए और इस हिसाब से तुम्हें खेती बाड़ी का थोड़ा तजुर्बा तो होगा ही। तो बस भाभी जी को यही बात समझाने की कोशिश करो और बोलो कि मैं वहां पर खेती करूंगा और साल में जो भी मुनाफा होगा हम तीनों भाई आपस में बांट लेंगे और इस तरह से हम गांव में भी आते जाते रहेंगे और हवेली पे भी निगरानी रहेगी। बल्कि बाबूजी को कहना वो भी हमारे साथ चले। ऐसे हवेली और जमीन पर दोनों पर हमारा कब्जा होगा। सुबोध भैया और संदेश भैया को उनका हिस्सा मिलता रहेगा और 2 बरस बाद हम ऐलान कर देंगे कि खेती में नुकसान हो गया। कौन देखने आएगा कैसा रहा? पर बाबूजी नहीं मानेंगे।
तुम उन्हें एक बार शीशे में उतारो तो। अरे मान लो बाबूजी मान भी गए तो संदेश भैया और सुबोध नहीं मानेंगे, वो दोनों भी मान गए तो पार्वती भाभी नहीं मानेगी, पार्वती भाभी भी मान गई तो शांति भाभी तो बिल्कुल नहीं मानेगी। जब सब मान गए ना, शांति भाभी खुद ही मान जाएंगी। और तुम खुद सोचो, मुंबई में वो यहाँ जॉब करती है, कहाँ छोड़ कर जाएंगी? और वैसे भी वो ठहरी महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र छोड़ना इतना आसान थोड़ी है, वो भी लखनऊ जैसे शहर के लिए। वैसे बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन सवाल बाबूजी का है। उन्होंने पूरी जिंदगी मुंबई में काटी है और उन्हें मुंबई से बेहद लगाव भी है। मुंबई से लगाव तो मुझे भी है, पर जहाँ पैसा हो वहाँ लगाव तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? चलो कोशिश करते हैं। हाँ। अच्छा जरा सर में तेल लगा दो, सोच सोच कर सर भारी हो गया है और नींद भी आ रही है। आज मुझे भी थोड़ा जल्दी सोना है। क्यों? बाबूजी आज सुबह होटल में चाय पीने गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं सोच रही हूँ अब रोज सुबह उठकर ना उनके लिए नाश्ता और चाय मैं ही बनाया करूंगी, रोज। वाह क्या बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं तेल ले आती हूँ। हाँ। अरे बाबूजी कहाँ चले गए? अरे आज बाबूजी को चाय देने की बारी तो मेरी है, आप किस लिए चाय लाई हैं? कल तो तुम्हारी बारी थी, तब तो तुमने बाबूजी को चाय नहीं दी। देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आज मेरी बारी है और मैं ही बाबूजी को चाय दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया कि बाबूजी को चाय और नाश्ता मैं ही दूंगी, बस। आप होती कौन है फैसला करने वाली? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अपना बड़प्पन अपने पास रखिए, इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है यहाँ। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तो आप कौन सा मेरी इज्जत बढ़ा रही हैं? देख शांति, मैंने फैसला कर लिया कि बाबूजी को चाय मैं ही दूंगी, चाहे जो भी कुछ हो जाए। आप हमेशा झगड़े पे क्यों उतारू रहती हैं? तो तुम कौन सा शांति का झंडा लहरा रही हो? तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही शांति है। तुम्हारी वजह से जो घर में अशांति फैली रहती है ना, उसका क्या है? आपका मतलब इस घर में अशांति मैं फैलाती हूँ? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे कहे देती हूँ, बाबूजी को चाय और नाश्ता मैं ही दूंगी। बल्कि आज से मैंने फैसला कर लिया है कि दोपहर का खाना और रात का खाना भी मैं ही दूंगी। हाँ, आज तक अपनी बारी होने पर तो दूसरों को अपना नंबर दे दिया करती थी, और आज से रात और शाम का खाना देने को भी तैयार हो गई। हद होती है मस्का लगाने की। हाँ। ए शांति, मेरे मुंह मत लग, ये उल्टी सीधी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने को तो तू अपने आप को ग्रेजुएट कहती है, लेकिन बात करने की रत्ती भर की अकल नहीं है तुझे। बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? पहले खुद तमीज सीख लीजिए, फिर जाकर के तमीज सिखाइए लोगों को। सब जानती हूँ मैं, आप अपने पिता समान ससुर से कैसे पेश आती हैं। अरे जाकर पहले बाबूजी से तमीज से पेश आना सीखिए, फिर हमें तमीज सिखाइएगा। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो आपसे दब जाऊंगी। अरे दबे मेरी जूती, आपने समझ क्या रखा है? तू अपनी हद से बढ़ रही है। मैं कह देती हूँ आप भी अपनी हद में रहिए। तुम दोनों चुप करो। पहले ये तो देखो जिसके लिए तुम लड़ रही हो वो घर में है भी या नहीं। बाबूजी अपने कमरे में नहीं है। अरे बाबूजी आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कल मैंने देखा मेरी चाय को लेके सभी परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज से फैसला किया है मैं अपनी चाय बाहर जाके पी लिया करूँ। बाबूजी ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से रोजाना आप चाय और नाश्ता मैं ही दिया करूंगी। और बाबूजी मैंने भी फैसला कर लिया है कि आज से आपको दोपहर और रात का खाना भी मैं ही दूंगी। बाबूजी, बाबूजी आप परेशान क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी आपकी क्या ट्रस्ट वालों से दोबारा बात हुई? तो फिर बताइए ना, आप चुपचाप क्यों हैं? मैं समझ गया भैया, ये हमारी बीवियां जो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है ना, इसलिए बाबूजी परेशान है। जब देखो आपस में झगड़ती रहती है। सुबोध, तो अपनी बीवी को समझा यार कि आपस में झगड़ना बंद करें। और मैं भी पार्वती को समझाता हूँ कि रोज की दांता काटी से ना बाबूजी हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है भैया। बाबूजी चलिए मैं आपका डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवा देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। अरे हाँ नहीं भैया। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही आज तुम्हारी माँ की कही हुई एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, इसीलिए परेशान हूँ। क्या बात बाबूजी?
बताइए ना। तुम लोग जानते हो जिस मकान में हम लोग रहते हैं, ये मकान हमारा नहीं है। हमारा नहीं है तो फिर किसका है? हमारा नहीं है से मेरी मुराद यह है कि हम इस मकान में किराएदार हैं। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। मैंने और तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी इस किराए के मकान में गुजार दी। तुम्हारी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस मकान को खरीद लूं। मैंने बड़ी कोशिश की, मगर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी ही नहीं कर सका। तुम तीनों की परवरिश, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, फिर एक के बाद एक तुम लोगों की शादियां, यही जिम्मेदारियां पूरी करता करता मैं बूढ़ा हो गया। मुझे इस मकान को ना खरीदने का मलाल हमेशा रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ समझाती रही कि तुम्हारे तीन तीन बेटे हैं। जो काम तुम नहीं कर सके वो तीनों पूरा करेंगे। यही ख्वाहिश लिए दुनिया से चली गई। अब तुम तीनों अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छा कमाते खाते हो, मगर तुम तीनों के रास्ते अलग अलग हैं। न जाने उसका बुलावा कब आ जाए। अब उम्र के इस आखिरी पड़ाव में 100 एकड़ जमीन, वो हवेली, उसे लेके मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा है कि वो सारी जमीन, सारी जायदाद तुम्हारी माँ के नाम पे किसी यतीम खाने को खैरात दे दूंगा, ताकि जन्नत में तुम्हारी माँ की रूह को सवाब मिले। बाबूजी आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी औलाद होते हुए आप ये सारी जायदाद ऐसे ही किसी को कैसे दे देंगे? मुझे भी तो ये जायदाद एक तरह से दान में ही मिली है। मैं इसका बोझ अपने सीने पर लिए मरना नहीं चाहता। देखिए बाबूजी, आपका ये फैसला गलत है। क्या आप हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं बाबूजी? मैंने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादियां करा दी, तुम्हें एक घर दिया, भले किराए का सही। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मगर बाबूजी, हाथ में आई हुई ये दौलत क्या यूं ही किसी को खैरात में दे देंगे? नहीं बाबूजी, आप गलत कर रहे हैं। प्लीज। बिल्कुल। क्या आपने इस दिन के लिए हमें पाल पोस कर बड़ा किया था कि वक्त आने पे आप दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे? बाबूजी, जब से हमने ये खबर सुनी है तब से हमने अपने सपनों का शीश महल सजाया था, और बाबूजी आप एक पत्थर मारकर उसको चकनाचूर कर देंगे? नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए प्लीज। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं बाबूजी, और इसमें आपको अगर खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन बाबूजी एक बात बताइए मुझे, अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्या आप ऐसा करते? नहीं बाबूजी, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। हमारी माँ आपको ऐसा कभी नहीं करने देती बाबूजी। मैं अपना फैसला सिर्फ एक शर्त पे बदल सकता हूँ। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारी माँ इस मकान को खरीदना चाहती थी। जिस दिन तुम इस मकान को खरीद के इसका नाम शारदा मंजिल रखोगे अपनी माँ के नाम पे, मैं उसके दूसरे दिन लखनऊ जाकर सारी जायदाद पे दावा कर दूंगा। ठीक है बाबूजी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। 1 साल के अंदर हर हालत में हम ये मकान खरीद के दिखाएंगे। ये लीजिए आपका दूध। बाबूजी ने बहुत दुविधा में डाल दिया। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा बाबूजी ने बहुत परेशानी में डाल दिया है। परेशानी में तो डाला ही है, अब शर्त ही ऐसी रख दी है उन्होंने। आखिर माँ का आखिरी ख्वाहिश का सवाल है, मना भी नहीं कर सकते। वैसे सुनिए, इस मकान की क्या कीमत होगी? यही कोई 40-42 लाख। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? अरे मुझे पता होता तो ले नहीं आता। जब देखो फालतू सवाल करती रहती हो। संदेश भैया, अरे आओ ना सुबोध, शांति भी आई है, बैठो। तो भैया अब ये बताइए करना क्या है? ये 1 साल में इतने सारे रुपए जमा कैसे होंगे? देखो भाई, मैंने हिसाब लगाया है कि हमें लगभग 40-42 लाख की जरूरत है। इस हिसाब से एक को 14-14 लाख रुपए जमा करने होंगे। भैया मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, 14 लाख का मतलब ये हो गया भैया कि हर महीने 1.25 लाख रुपए। इतने सारे रुपए जमा कहाँ से होंगे? इसके लिए हमें एक तरकीब सोचनी होगी। उसके बगैर इतना पैसा इकट्ठा करना जो है वो आसान नहीं होगा। हाँ भैया बोलिए ना।
आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जो भी बोलेंगे वो आप हमारे भले के लिए बोलेंगे। बोलूं? बताइए ना। हम एक छत के नीचे तीनों रहते हैं। बिल्कुल हाँ। भी। लेकिन हमारी गृहस्थी जो है अलग अलग है। सबसे पहले हमें उसे इकट्ठा करना होगा। अरे ऐसा करने से हर महीने हम काफी पैसा बचा सकते हैं। बिल्कुल भैया, आप सही कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है फिर? ठीक है, आज से ये तय हो गया है कि सारा किचन का खर्चा पार्वती भाभी चलाएंगी। वही हिसाब किताब रखेंगी और जो खर्चा बताएगी वो हम उन्हें दे दिया करेंगे। सही है। ठीक है और पार्वती? भाभी, अगर ऐसा होगा तो आपको हम सबके काम बराबर बराबर तकसीम करने होंगे। लेकिन प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, सुबह के टाइम मुझे थोड़ा फ्री रखिएगा, आखिर मुझे ऑफिस जाना होता है ना। अरे चिंता मत करो भाई, पार्वती सब ठीक कर लेगी। क्यों पार्वती? बिल्कुल। अरे लेकिन भाई हमने तो तय कर लिया, लेकिन शशि और पूनम से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे भैया, आप चिंता क्यों करते हो? शशि से मैं बात कर लूंगा ना, उससे कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है? ठीक है। तो पार्वती भाभी आप इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत एक कहानी। कीमत पूछी जो उसने मिट्टी की, मैंने बेटी की तरफ इशारा कर दिया। आपके सफ़र के बारे में जितना मैंने सुना है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आईटी सेक्टर से फैशन की दुनिया में कदम रखना। मुझे ये लगता था कि एक ही जिंदगी है, मुझे तो एक ही जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आज पूजा अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी के नए आयाम छू रही हैं। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, बस ऐसा कुछ करके इस जमाने से विदाई लेंगे। इस हफ्ते मिलिए कामयाब शख्सियत पूजा दहिया धनकर से। मंगल रात 9:30 बजे और बुध दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में इस जुमेरात आप कोरोना वायरस से मुताल्लिक सवालात पूछ सकते हैं, तो देखना ना भूलिएगा इस जुमेरात शाम 4 से 4:30 बजे तक हेलो डॉक्टर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर, मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर देखिए बाल कृष्ण 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। 150 ईसा पूर्व भारत।
एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था उसे खाली हाथ लौट आया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। कोपा, एडवांस में शादी की मुबारक। देख आपा, तू इतनी तेज मान भाग। मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की, इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। 7 फेरों से मिला ये तो उपहार है। मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है।